गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वीकेबी सिंधु सोरेन, मिस अनु, सौरभ यादव, गोपी चंद गोदारा, नवनीत कुमार चौधरी करें प्रणाम, आराध्या शुक्ला जी करें हर महादेव, नितिन करें राधे राधे, यशंत तिवारी करें हर महादेव हर महादेव, गोपी चंद फिर से करें चरण स्पर्श, खुश रहो भाई। अमित राज राम राम। थोड़ा सा मामला जो है लो एनर्जी से में चलेगा, जुकाम ज़्यादा है, ठीक है। तो सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम करेंगे शुरू। तो सब बच्चे कल की क्लास में आए थे, लास्ट क्लास आपने देखी है, पीछे की सारी क्लास कंप्लीट कर ली है। इस आधार पर हम आज की क्लास करेंगे शुरू। तो गोलू यादव जी, नीतीश कुमार, जतिन दिवाकर, सिंधु, निशांत सिंह, जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा, एक काम करते हैं, काफ़ी क्लास आपकी हो गई है, तो एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जैसे मान लो हम केवल अपने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की, ये आपको बिल्कुल एकदम से जो है जेनवन आपको बताना है। तो काफ़ी क्लास हो गया, अब हम आपसे फीडबैक लेंगे कि आपने जो भी फीस अपनी जमा की है और फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, केवल फिजिक्स का भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। फायदा हो रहा है तो वाई लिखेंगे, नहीं हो रहा है तो एन लिखेंगे, है ना। तो कोशिश ये करनी है कि या तो हमको सीख पा रहे हैं क्लास में, है ना, मास्टर जी को सिखा पा रहे हैं, हमारी कुछ नॉलेज में वृद्धि हुई, आंखें बंद करके फील करना है कि हम पहली क्लास से पहले जितना मैं आ रहा था और आज की क्लास में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ तो ठीक है वाई लिखेंगे, नहीं हुआ तो ईमानदारी से एन लिखो, क्योंकि आप वाई वाई जबरदस्ती भी लिख देंगे तो भी ठीक नहीं है ना। बिल्कुल किसी और बच्चे के साथ तो नुकसान है, हो सकता है कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता हो। तो इसमें किसी बच्चे का नाम नहीं देखूंगा मैं, केवल इधर से वाई और एन ही देखूंगा, कितने बच्चे जो है उन तक हमारे तक बात पहुंच रही है ना। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे इस क्लास को, वो कल की क्लास में आकर गुड मॉर्निंग के टाइम पर ही कमेंट करके बता सकते हैं ना। तो कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे जगह होते हैं, जैसे मान लो कि अब हम इस स्टेट में हैं कि अगर हम 10-20 हज़ार रुपये हमारे भी खर्च भी हो जाए तो हमें शायद पता भी ना चले, ध्यान में ना रहे कि ठीक है खर्च हो गए। लेकिन एक बच्चा जो भले 500 रुपये का कोर्स ले, 400 रुपये का कोर्स ले, तो हमें लगता है कि 500-400 रुपये पर हो सकता है उसके लिए बड़ी बात हो। तो हम नहीं चाह रहे कि, क्योंकि हमारे लिए भी स्थिति आज जैसी है, हमेशा तो ऐसी नहीं थी, कभी हमारे लिए हो जाते थे 500 रुपये, हमारे ट्यूशन टीचर से बात करके आती थी तो ये 500 रुपये सबसे ले रहे हो, आपके लिए बोलेंगे हमारे 400 ले लेना। तो समय सबके लिए हमेशा ऐसा नहीं रहता। तो हम नहीं चाह रहे कि आपके 500-400 खर्च हो गए तो वो आपके उसकी वैल्यू है ना, समय के साथ हो सकता है कि आपकी नौकरी लग जाएगी 2-4 साल के बाद, बेसिक जरूरत जब आपकी पूरी हो जाएगी तो आपको भी नॉर्मल लगेगा, है ना। ठीक है, तो अभी आराम से, अभी तक तो भाई मैं इतना बड़े पढ़ा रहा हूँ कि भाई एक बच्चे ने एक एन लिखा है, एक बच्चे ने अभी तक, बाकी सबका वाई वाई आया है। इतनी बड़ी रेटिंग तो मैं खुद को नहीं दूंगा मैंने आपको, जितनी तुमने दे दी है ना। इतना तो लग नहीं रहा है कि डिजर्व कर रहा हूँ। चलो, अच्छा कह रहा कि पहले से प्रेशर नहीं बनता था लेकिन अब बनने लगा, ठीक है चलो। एक बच्चे तो देखो हमारी बात नहीं पहुंच पाई है, एक बच्चा जो है उसने लिखा ही है, तो उसका हम नाम नहीं लेंगे, क्लास में नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि हो सकता है कि दो चीज़ हो सकते हैं यहाँ पे। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे एंड से दिक्कत है कि टीचर के एंड से दिक्कत है, ये भी समस्या है। कई बार क्या होता है कि बच्चा खुद जो है पहले दिन से रेगुलर क्लास नहीं ले रहा होता, क्लास नहीं ले रहा, या वो बच्चा क्या कर रहा होता है कि क्लास में आता तो बीच में आता है, कभी कोई क्लास ली कभी नहीं ली, या मान लो रेगुलर क्लास ले भी रहा है तो केवल क्लास को सुनता है, वो साथ साथ रफ कॉपी पे लिखता नहीं है कि मोटा मोटा अपना साथ साथ लिखे। तो कई बार हमें ये भी सोचना पड़ता है कि हमारे एंड से कमी है, हम काम चोर हैं या फिर मास्टर ठीक नहीं है, तो वो भी आपको थोड़ा सा फर्क करना पड़ेगा उसमें ना। तो अब आते हैं यहाँ पे, कल मैंने क्लास में जाते समय और क्लास में वही बच्चा कंटिन्यू करना जो कल की क्लास में आया हो, है ना, वरना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब कल हमने क्लास में जाते समय आपको एक बात बताई थी कि अगर हम लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट में सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि लिफ्ट ऊपर की तरफ भाग रही है कि नीचे की तरफ। फिर दूसरा क्या देखना पड़ेगा, वो लिफ्ट एक्सीलरेट करते हुए त्वरित गति से ऊपर की तरफ जाए तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना वेट ज़्यादा लगेगा। लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही हो त्वरित गति में नीचे की तरफ हो तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को वेट कम लगेगा। अगर लिफ्ट का तार टूट जाए, मुक्त रूप से लिफ्ट गिरे तो उसके अंदर खड़े व्यक्ति को वेटलेसनेस, भारहीनता लगेगी। और फिर मैंने एक बड़ी काम की बात बताई थी, जो इन सब सभी काम की बात थी, वो ये थी कि लिफ्ट वाले केस में भी भार में कोई अंतर नहीं आएगा। ये नहीं कि पेपर में लिफ्ट देखते आप कह दो कि वेट कम लगेगा ज्यादा। लिफ्ट वाले केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपके भार ना तो बढ़ता हुआ दिखे ना घटता हुआ दिखे। कब? अगर लिफ्ट का जो वेग है वो नियत हो, कांस्टेंट हो। अगर लिफ्ट एक ही स्पीड से लगातार ऊपर को भाग रही हो या एक ही स्पीड से नीचे की तरफ भाग रही हो तो लिफ्ट में कोई फर्क पता चलेगा नहीं। अब इस थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे लिफ्ट वाले केस से, अब देखेंगे। चलो अब ठीक है, सबके आगे कमेंट अब देखते हैं, एक देखना है ध्यान से। अब थोड़ा सा देखो, एक बात और समझना, आज हम वेट को, भार को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम ये वेट महसूस कर रहे हैं, जब हम ये भार महसूस करते हैं तो ये है क्या, और बढ़िया तरीके से। जब आप किसी तराजू के ऊपर खड़े होते हैं, वेइंग मशीन पर, तराजू पर, तो वो वेइंग मशीन, वो तराजू क्या मेजर करता है, ये सारी बातें आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखना, देखो बेटा मान लो एक लिफ्ट है और आप इस, ये मान लो कि लिफ्ट से पहले आप मान लो कि ऐसे एक पहले एक नॉर्मल एक सरफेस ले लेते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास में एक एक ये मान लो कि वेइंग मशीन है ना। आपने एक वेइंग मशीन खरीदी, आप मान लो कि जिम जाना शुरू कर रहे हो, आपको अपना वेट कम करना है। हालांकि आपकी उम्र में वेट बढ़ाना ज़्यादा समस्या होती है, वेट तो क्या घटाओगे, आप सब हल्के फुल्के से होते हैं बच्चे कम एज में, 30 के बाद थोड़ा चर्बी बढ़ने लगती है शरीर पर। मैं भी पुराने जमाने में बड़ा पतला था, टी शर्ट पहनते हुए शर्म आती थी, लगता था जैसे कि तार पर टंग रही वैसी। अब ये मान लो कि आप एक वेइंग मशीन पे जाकर खड़े होंगे, तो होगा क्या, जैसे आप उसी तराजू पे जाकर खड़े होंगे, एक चीज़ तो फिक्स है भाई कि धरती माता जो है हर एक वस्तु को यहाँ पर खींचती है नीचे की ओर, अपने सेंटर केंद्र की ओर। तो धरती जो हमारे ऊपर जो फोर्स लगाती है उसमें कहते हैं एमजी। ये आपको बताइए कि धरती जो फोर्स लगाएगी वो एमजी होता है, फोर्स होता है एमए। लेकिन ए यानी एक्सेलरेशन, धरती जो एक्सेलरेशन पैदा करती है, जो त्वरण पैदा करती है, वो जी होता है, गुरुत्व त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो धरती किसी वस्तु को जो फोर्स लगाती है, धरती किसी वस्तु को जो अपनी तरफ को खींचती है, वो कितने फोर्स से खींचती है, एमजी से। ये तो कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे आप इस तराजू के ऊपर जाकर खड़े हो जाएंगे, जैसे तराजू के ऊपर खड़ा हो गया तो ये तराजू बुरा मान जाएगा, भाई साहब मेरे ऊपर क्यों खड़े हो, तो पागल हो तुम, इतने भारी आदमी मेरे ऊपर खड़ा हो गया, अब उसका मूड खराब हो जाएगा। अब क्या करेगा तराजू, वो जैसे आप उसके ऊपर खड़े होंगे वो तराजू आपको ऊपर की तरफ धकेलेगा कि भाई मेरे ऊपर से हट। तो जब भी आप किसी भी सरफेस पे खड़े होते हैं, किसी जमीन पर खड़े होते हैं, किसी तराजू पे खड़े होते हैं, तो मशीन, वो तराजू भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, लंबवत प्रतिक्रिया बल। नॉर्मल रिएक्शन, लंबवत प्रतिक्रिया बल, लंबवत प्रतिक्रिया बल, लंबवत प्रतिक्रिया बल। यानी कि आप जिस तराजू पे खड़े हैं वो तराजू आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तराजू छोड़ो, अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ना, जैसे मैं पे खड़ा हूँ, तो मैं जिस जमीन पे खड़ा हूँ, ये जमीन मेरे ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। आप जहाँ पर बैठे हैं, जिसके ऊपर बैठे हैं वो भी आपके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, हर एक के ऊपर लगती है नॉर्मल रिएक्शन। अब अभी मान लो कि आप ऐसे खड़े हुए हैं, तो यानी कि इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था है ना। तो अब क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन है, बैलेंस संतुलित, आप आराम से खड़े हुए हैं, ना ऊपर की तरफ को भाग रहे हैं ना नीचे की तरफ, आराम से खड़े हैं, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, यानी जो नॉर्मल रिएक्शन होती है एमजी के बराबर। अब बड़े ध्यान समझना, अब एक्चुअली जब तराजू के ऊपर खड़े होते हैं ना, तो तराजू वास्तव में मेजर क्या करता है, तराजू मेजर करता है नॉर्मल रिएक्शन। तराजू में जो नॉर्मल रिएक्शन लगाई, तराजू में जो फोर्स लगाया वो मेजर करता है, और वो नॉर्मल रिएक्शन होती है एमजी के बराबर, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा वेट एमजी है। यदि आज के बाद आप जहाँ पर भी खड़े होंगे
उस जिस सरफेस के ऊपर आप खड़े हैं, अगर वो सरफेस जो भी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी वही आपका वेट होता है। और इन जनरल जब हम जमीन के ऊपर होते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होती है, इसलिए हम ये कह देते हैं कि हमारा वेट mg है। जबकि हमें क्या कहना चाहिए कि हमारा वेट क्या होता है? हमारा वेट सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन है, लंबवत प्रतिक्रिया। जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिस सतह पर हम खड़े हैं, जिस तराजू पर हम खड़े हैं, जहां पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, वो सरफेस जितना हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वही हमारा वेट है। यानी आपको आज का जब भी वेट देखना है कि मेरा वेट क्या है, आपको नॉर्मल रिएक्शन देखनी है। नॉर्मल रिएक्शन जितनी होगी उतना आप अपना वेट महसूस करेंगे। वो बात अलग है कि नॉर्मल रिएक्शन होती है इन जनरल जब नॉर्मल खड़े हैं जमीन के ऊपर वो mg के बराबर है, तो हम ये भी कह देते हैं कि हमारा वेट mg है। टेक्निकल लैंग्वेज में कोई फिजिक्स का टीचर आपस में बात कर रहे हो किसी से तो बोलेंगे कि वेट क्या होता है? सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन। वो नॉर्मल रिएक्शन वो mg के बराबर आ गई तो उसने वेट को mg कह दिया। अभी उतना क्लियरिटी नहीं आएगी। अगला जब मैं एक केस बताऊंगा आपको तो आप सारा गेम समझेंगे। देखो ये बेटा मान लो कि अभी लिफ्ट है ये, अब आप इस लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक। अब जब आप लिफ्ट में खड़े हैं तो आपका वेट आपके ऊपर एक फोर्स लगाएगी धरती mg। धरती तो हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचती है, mg फोर्स है वो तो फिक्स है। आप जिस लिफ्ट में तराजू के ऊपर खड़े हैं मान लो, ये तराजू एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये भी फिक्स है। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। जमीन पर है तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा लगेगा, जमीन एक फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, फिक्स है हमेशा। अब मान लो बेटा लिफ्ट जो है ए एक्सीलरेशन से ए त्वरण से ऊपर की तरफ भाग रही है, ऊपर की तरफ, ठीक। अच्छा अब एक चीज बताना कि हमारे ऊपर जो नेट फोर्स लगता है वो होता है F = ma, ठीक। अब यहाँ पर बेटा लिफ्ट भाग रही है ऊपर की तरफ को। अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो नहीं, सब जमीन पर खड़े हैं, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं रुके हुए। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ को भाग रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो ऊपर वाला फोर्स है वो बड़ा है, यानी आपके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो r - mg लगेगा। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ को भागेगी तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा मानेंगे, नीचे की तरफ भागेगी तो नीचे वाला बड़ा मानेंगे। यानी आपके ऊपर जो नेट फोर्स हो गया वो हो जाएगा r - mg। और ये r - mg किसके बराबर है? ma के बराबर। तो मैं यहाँ से r निकालूंगा तो हो जाएगा mg हो जाएगा प्लस का, तो mg प्लस ma। यानी अगर लिफ्ट a एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही हो, यहाँ सुनना, अब यहाँ से क्लियर आएगी, हल्का सा माइनस होगा। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ भाग रही होगी a एक्सीलरेशन a त्वरण से, तो आपके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन है ना वो mg नहीं है, आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है mg प्लस ma। और हमारा वेट क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। अब एक बताओ, जब आप जमीन पर खड़े हैं तो नॉर्मल रिएक्शन mg है, लिफ्ट एक्सीलरेशन से ऊपर भाग रही है तो नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma है, तो mg में कुछ जुड़ गया, यानी कि आपको अपना वेट ज्यादा लगेगा। और कोई आपसे पूछे कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है a एक्सीलरेशन से a त्वरण से, तो आपका वेट क्या लगता है? ज्यादा। नॉर्मली सड़क पर खड़े हैं तो वेट mg है, ऊपर की तरफ भागेंगे तो आपको अपना टोटल वेट mg प्लस ma लगेगा, क्योंकि हमारा वेट कुछ और नहीं, जो सरफेस जितनी नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वही हमारा वेट होता है। तो जब जमीन पर खड़े होते हैं नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर, जब लिफ्ट एक्सीलरेशन से ऊपर भागेगी तो रिएक्शन mg प्लस ma है, तो वेट क्या लगेगा? ज्यादा। तो लिफ्ट जब ऊपर की तरफ भागती है तो एक व्यक्ति को अपना टोटल वेट जो है वो mg महसूस नहीं होता, mg प्लस ma महसूस होता है। अगर मैं पूछूं कि लिफ्ट एक्सीलरेशन से ऊपर भाग रही है तो एक्स्ट्रा वेट कितना लग रहा है? तो mg तो होता ही है हमारा, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है? ma के बराबर। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी, टोटल वेट अगर पूछे कितना लगता है mg प्लस ma, थोड़े में से कर लेंगे। अब ध्यान समझो, मैं ऐसे खड़ा हूं, यहाँ पे मेरा वेट कितना है? रिएक्शन चेक कर लेते हैं, रिएक्शन है mg के बराबर, तो यहाँ मेरा वेट mg है। अगर मैं ये लिफ्ट में खड़ा हूँ, लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर भागे तो रिएक्शन हो जाएगी mg प्लस ma। mg में जुड़ा है कुछ, यानी कि मेरा वेट mg प्लस ma है, कि जो नॉर्मल रिएक्शन होती है जितनी वही हम वेट महसूस करते हैं। तो जमीन पर रिएक्शन mg है तो वेट mg है, लिफ्ट में mg प्लस ma है तो वेट mg प्लस ma है। लेकिन यही लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन से नीचे आ रही होती तो क्या होता? मान लो कि बेटा व्यक्ति खड़ा है, लिफ्ट एक्सेलरेशन से आ रही है नीचे, तो एक फोर्स mg नीचे लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगती है ऊपर, तो नेट फोर्स होता है F = ma के बराबर। अब लिफ्ट नीचे आ रही है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा मान लो, तो mg - r हो गया ma के बराबर, तो r की वैल्यू हो जाएगी mg - ma। यानी जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो रिएक्शन उस समय mg नहीं है, mg - ma है, तो mg में से कुछ घटा है, यानी कि आपको अपना वेट कम लगेगा। जब लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आती है तो टोटल जो वेट है वो आपको लगता है mg - ma। तो लॉस कितना हो गया? लॉस इन वेट, भार में कितनी कमी आ गई? ma के बराबर, है ना। तो लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर है तो वेट mg प्लस ma लगेगा, एक्सेलरेशन से नीचे है तो mg - ma लगेगा। जो अगर ये लिफ्ट जो है अगर इसका तार ब्रेक हो जाए तो देखो क्या होगा? अगर लिफ्ट का वायर ब्रेक हो जाए, यानी कि फ्री फॉल करे, लिफ्ट मुक्त रूप से गिरे, तो इसका एक्सेलरेशन होता है g के बराबर। तो लिफ्ट नीचे गिरेगी तार टूटने पर, जब तार टूटने पर लिफ्ट नीचे गिरती है, आप यहाँ पे खड़े हैं, mg नीचे की तरफ लगता है, r ऊपर, लिफ्ट गिर रही है नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स होता है F = ma। तो नेट फोर्स है mg - r। लिफ्ट नीचे आ रही है तो mg को बड़ा मानेंगे, mg - r = ma। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाता है, यहाँ पे g पुट कर दो, mg - r = mg, mg से mg कट गया, r हो गया 0, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन 0। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 है, यानी कि आपका वेट भी 0 है, तो हमारा वेट कुछ और नहीं है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0, तो वेट भी 0। यानी कि अगर आप एक लिफ्ट में हैं, लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी तो आपको अपना वेट mg महसूस नहीं होगा, mg प्लस ma महसूस होगा। लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो आपको अपना वेट mg - ma महसूस होगा, यानी कि mg में कुछ घटा है, ठीक है। एक तरह की mg - r = ma। कैसे भाई? देखो ना, नेट फोर्स होता है F = ma। जब लिफ्ट नीचे की तरफ आएगी तो ये फोर्स बड़ा मान लो, तो नेट फोर्स क्या होगा? एक फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स है mg - r, और इसके बराबर चल रहा है ma के। इस वाले केस में लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तो इस वाले फोर्स को हमने बड़ा माना था, तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या था? r - mg आया था, ठीक। तो अगर तार टूट जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0, तो वेट भी 0। यानी कुल मिलाकर आपको देखो क्या ध्यान रखना है, आ जाओ कल की क्लास में ऐड करते हैं। कल की क्लास में हमने पढ़ा कि अगर कोई लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जाए तो व्यक्ति को अपना वेट लगता है ज्यादा, तो टोटल वेट कितना लगता है व्यक्ति को? mg प्लस ma। ये बस यहीं पे ऐड कर लेना। लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे आए तो व्यक्ति को वेट कम लगता है, कितना वेट लगता है? टोटल वेट महसूस होता है mg - ma। तो कितनी कमी आएगी? नीचे आते समय ma के बराबर, ऊपर आते समय कितना बढ़ेगा? ma बढ़ जाएगा। और जब लिफ्ट का तार टूट जाता है तो नेट फोर्स कितना लगता है? 0, ठीक है। अच्छा, अगर लिफ्ट जो है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, नियत वेग से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया एक्सेलरेशन 0, तो एक वैल्यू 0 हो गई, तो फिर से कितना बचा? mg। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन 0, फिर से कितना बन गया? mg, यानी कि कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, पहले भी mg था, अभी भी mg है, वही तो बताया। तो आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी, बस इतना ध्यान रखना है कि लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जाएगी तो टोटल वेट mg प्लस ma लगेगा, लिफ्ट एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो टोटल वेट mg - ma लगेगा, और तार टूटने में क्या लगेगा? 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेग नियत है, तो ना वेट कम लगता ना ज्यादा लगता, तो पहले mg लगा था, अभी भी mg ही लगेगा। ये ध्यान रख सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे अच्छी बताना। ये डेरिवेशन समझ में आया नहीं आया उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान रखना कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए तो एक व्यक्ति अपना टोटल वेट कितना महसूस करता है? mg प्लस ma। mg तो होता ही है, प्लस ma यानी कि थोड़ा सा बढ़ गया। नीचे आते समय टोटल वेट महसूस करता है mg - ma। mg तो रहता ही है, तो घट गया, mg में से कुछ घटा, यानी कि वेट कम लगेगा। और जब तार टूट जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन 0, अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 है यानी कि आपको अपना वेट महसूस होगा ही नहीं, ठीक है। अब इस बात को आप चौथे से कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो है इसका मास है 60 किलोग्राम, ये एक लिफ्ट में है, ये लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो इसके अंदर खड़े इस व्यक्ति को अपना टोटल वेट कितना महसूस होगा? बताना। ये 60 किलोग्राम का व्यक्ति अगर एक ऐसी लिफ्ट में हो जिसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो टोटल वेट कितना महसूस करेगा? करो ये।
नीतीश, चमन, अनुज, एस तिवारी, कुछ आंसर आ रहा है देखो। बेटा पहले समझो कि जो वेट होता है वो न्यूटन में आता है, किलोग्राम में नहीं आता है, तो गलती मत करो। ये जो मास है ना उसको मास 60 किलोग्राम। अगर मैं मास पूछता द्रव्यमान लिफ्ट ऊपर जाए नीचे जाए मास को फर्क नहीं पड़ता, मास तो सेम रहता है, तो मास वाले पे मत लगाओ। देखो जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो टोटल वेट जो आप महसूस करेंगे वो होगा mg प्लस ma, है ना। m कॉमन ले लो, g प्लस a, m की वैल्यू कितनी है 60, g की वैल्यू न्यूमेरिकल में 10 ले लेते हैं, एक्सेलरेशन है बस 10 से 11, तो 60 गुना 11 तो 11 6 66, यानी कि 660 न्यूटन का वेट लगेगा आपको अपना। ठीक है 660 आया है। जब नीतीश का, ऋतिक मौर्य का, चमन राज का, ठीक है। तेजपाल यादव 66 कह रहे हैं, गलत है इनका, कैलकुलेशन कमजोर है इनकी। सुनीता सौरभ का ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे कहता कि भाई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, उसका त्वरण है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टोटल वेट मैंने कहा कि mg प्लस ma। अगर मैं पूछता कि एक्स्ट्रा कितना महसूस होगा, एक्स्ट्रा तो आपको पता है एक्स्ट्रा तो क्या होता है, एम एमजी तो रहता ही है, तो खाली एक्स्ट्रा वेट पूछता तो आप कहते हैं एम 60 किलो का व्यक्ति है, एक्सेलरेशन यानी कि एक्स्ट्रा महसूस होता 60 न्यूटन, वेट बेटा न्यूटन बनाते हैं, यानी कि ये व्यक्ति जो है इसका नॉर्मल वेट कितना था, एम है 60, जी किलो 10 ले लो, तो नॉर्मल वेट था 600, लेकिन लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है महसूस हो रहा है 660, यानी कि 60 न्यूटन एक्स्ट्रा महसूस हो रहा है। अरे कोई दिमाग नहीं लगाना भाई, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन से, तो वेट टोटल mg प्लस ma, बस आपने इतना नहीं करना, गुणा भाग करनी है, अब तो m को ले लीजिए g प्लस a, बस ये ध्यान रखो कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो टोटल वेट mg में कुछ जुड़ के आएगा, वेट ज्यादा लगता है mg प्लस ma, तो यहाँ पे g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 1, तो 11 में 60 मल्टीप्लाई करें 660 आ गया। अगर कल पूछा जाए कि एक्स्ट्रा कितना महसूस होगा, तो एक्स्ट्रा वाला पार्ट तो केवल ma है, टोटल mg प्लस ma लगता है, एक्स्ट्रा कितना mg तो होता ही ma, तो आ गया। एक और बताओ आराम से कहूँ, एक व्यक्ति है, इसका मास है 50 किलोग्राम, एक लिफ्ट में है, लिफ्ट अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की तरफ आ रही हो तो इसके अंदर खड़े व्यक्ति को अपना टोटल वेट कितना लगेगा। वेट पूछ रहा हूं मैं। अमित, उत्तम, सुनीता, चमन, देव पांडे, अनुज, आराध्य, शुक्ला, सबको भैया क्या आंसर होगा इसका। जहां हमारे पास हमारे बेटा लिफ्ट आ रही है नीचे, लिफ्ट नीचे आ रही है, टोटल वेट कितना होता है mg माइनस ma, m कॉमन ले लो, g माइनस a, m की वैल्यू कितनी है 50, g की वैल्यू कितनी है, न्यूमेरिकल में ले लेते हैं 10, या पेपर में 9.8 का 9.8 ले लेना, अभी तो हम 10 मान के चल रहे हैं 2, तो 50 गुणा 8, 8 पंजे 40, यानी कि 400 न्यूटन, ठीक है। तो 400 न्यूटन जिनका आएगा ठीक है, 450 500 लिखा भाई एक दो बच्चा। अरे आप mg माइनस ma नहीं कर पा रहे भाई, इतना गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं। अब ये तो आपके ऊपर है, अभी मैं इसमें क्या बताऊं आपको, ये गुण इतना नहीं माइनस प्लस हो आपसे, जी के लिए 10 है, एक्सेलरेशन कितना है 2, 10 में से दोगे 8 में से 50 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 में चले 400 न्यूटन आएगा, इसमें अलग से क्या बताऊं मैं। अच्छा वेट नॉर्मली कितना होता है इसका 50 है, जी की मल्टीप्लाई करते हैं, नॉर्मली होता है mg यानी कि 500 न्यूटन, और नीचे आते समय लग रहा है 400 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन की कमी हो गई, लॉस कितना हो गया 100 न्यूटन का। अमित आज एक्शन करेंगे, लॉस करेंगे, ऊपर जाने पर एक्शन लगता है, नीचे आने पर वेट में लॉस होता है। अब एक मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, ये बताना एक क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन थोड़ा फोर्स से किए है ना, मतलब क्या लिखना चाह रहे हो, चमन राज पता चल रहा क्या कह रहे हो। ये कह रहा है कि आराम की स्थिति में एक लिफ्ट में भौतिक संतुलन द्वारा मापा गया पिंड का द्रव्यमान m पाया जाता है, यदि लिफ्ट 1 त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा, ये आपको बताना है। पहले वन लिखेंगे फिर एबीसीडी लिखना आगे। बेटा इसका आंसर है सी ऑप्शन। देख देखो आप लोग क्या कर रहे हो, ये गलती कर दे रहे हो, क्लास में पूरा पढ़ के जाते हो, पेपर में बस फुस हो जाता है मामला। आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो ढंग से। इसने बेटा मास पूछा द्रव्यमान, इसने पूछा कि इट्स मास, तो मैंने आपसे कहा भैया मास नहीं बदलता है, मास ऐसे बदलता है कि लोकेशन बदलने से बदल जाए। लिफ्ट में जब आप रहते हैं तो आपका वेट आपका भार बदलता है। अगर वो कहता है कि लिफ्ट एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो आपका वेट होता है mg प्लस ma, लिफ्ट नीचे आ रही है तो आपका वेट होता है mg माइनस ma, लिफ्ट का टोटल वेट होता है 0, लेकिन मास नहीं बदलता है, द्रव्यमान तो सेम रहता है। मास जो है ऐसे बदलता, लोकेशन बदलने से नहीं बदलता। मास कैसे बदलेगा, 1 किलो चीनी है, आधी किलो आपने फेंक दी तो आधी किलो रह गई, ऐसे बदलता मास। पर वही 1 किलो चीनी ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके जाओ, धरती पे लेके जाओ, चांद पे लेके जाओ, लिफ्ट में लेके जाओ, सेम रहेगा मास, मास नहीं वैरी होगा। ठीक, तो एक बार दोबारा फिर समझते हैं। इन जनरल लिफ्ट से हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने की संभावना ज्यादा है। एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट जो है एक स्पीड से ऊपर या नीचे, ये क्वेश्चन जा जाता है। तो लिफ्ट की स्पीड में कोई चेंज नहीं है, लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तो कहेंगे भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, भार भी mg अंदर भी mg। एक एक्सेलरेशन से ऊपर तो mg प्लस ma, एक एक्सेलरेशन से नीचे तो कमी mg माइनस ma, तो टोटल में कितना 0। मास पूछेगा तो मास बदलता नहीं, चलिए एक्सेलरेट करे चाहे ना करे, किलोग्राम ये सेम रहता है, मैंने बताया था ना। इस वस्तु को चांद पे लेके जाओ, जुपिटर पे लेके जाओ, मास में फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है वेट में, भार में, क्योंकि वेट क्या है सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा क्या है, जैसे जमीन है सरफेस है ये, अगर आप किसी वस्तु को किसी एंगल पर थ्रो कर दो, किसी कोण पर, मतलब मैंने एक वस्तु को थीटा एंगल पर थ्रो कर दिया यू वेग से, यू वेलोसिटी से, और आप इस वस्तु को किसी एंगल पर फेंक कर मारो, वो प्रोजेक्टाइल है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ खेलते होंगे ग्राउंड में, आपने एक गोली दोस्तों को फेंक दी, कैच की प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, वो प्रोजेक्टाइल है, बॉल आपने फेंकी, फुटबॉल रखी जमीन पर, आपने से लात मारी, उसमें फुटबॉल उड़ते हुए जा रही है, प्रोजेक्टाइल है। तो किसी व्यक्ति को गधा, घोड़ा, भैंस, पत्थर कुछ भी फेंक दो, तो कोई भी चीज आप किसी एंगल पर फेंकेंगे उसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य। जो चीज आपने थ्रो की प्रोजेक्टाइल है, और उसका जो मोशन होगा वो क्या लगेगा प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति। यानी प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि किसी वस्तु को अगर आप किसी कोण पर फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल है। ठीक, अब जब मैं मान लो कि मेरे पास में फुटबॉल है, इसमें मैंने लात मारी यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, तो फुटबॉल से जाएगी। ठीक, अब जहां से मैंने फुटबॉल फेंकी, ये शुरुआत का पॉइंट है, और जहां पे जाके इसने पहली बार टप्पा खाया, उसके बाद क्या उसका मतलब नहीं है, जहां पे जाके इसने पहली बार टप्पा खाया
इन दोनों पॉइंट के जो बीच की दूरी है इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। इसे लिखते हैं आर से। ये बेटा जो बीच बीच वाली होगी बनेगी मैक्सिमम हाइट। देखो हाइट तो ये भी है ना, पर जो बीच बीच वाली है मैक्सिमम हाइट, इसे लिखते हैं एच से, मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मैक्सिमम हाइट है और ये हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, अब यहाँ पे पहले 3 घिसे पिटे क्वेश्चन जो है उस पर मांगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक लगता है मुझे, बहुत मजा आता है पढ़ाने में। सबसे पहले मान लो कि इस क्लास में कुछ बच्चों में शर्त लग जाए, तो बच्चे ग्राउंड में गए, उस समय शर्त लेके देखते हैं किसकी बॉल दूर जाएगी, तो हमें शर्त लगी है, देखते हैं किसकी बॉल दूर जाएगी। तो आपको कैसा सीधी सी बात है, जो बच्चा स्पीड से बॉल फेंकेगा उसकी दूर जाएगी। एक बॉल फेंक रहा है ऐसे, उसकी बहुत दूर गई, एक फेंक रहा है ऐसे, उसकी वहीं गिर जाएगी पैरों के पास ही। लेकिन मान लो कि हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं सबके सब बॉल सेम ही स्पीड से फेंके, जितने स्पीड से बॉल इसके हाथ से निकली उतने स्पीड से इसके हाथ से निकले, उतने स्पीड से इसके हाथ से, सभी सेम स्पीड से बॉल फेंके, तो फिर बॉल किसकी दूर जाएगी वो फिर एंगल पर डिपेंड करेगा, कोण पर। तो अगर हर बच्चा सेम स्पीड से बॉल फेंके तो उस बच्चे की बॉल दूर जाएगी और जमीन से 45 डिग्री 45 डिग्री का कोण बना के बॉल फेंकेगा। ऐसा क्यों है, अभी हम फॉर्मूले से प्रूव भी कर देंगे उसे। अभी समझो कि हर बच्चा एक ही स्पीड से बॉल फेंके तो जमीन से बना 45 डिग्री एंगल उसकी बॉल जाएगी दूर। अच्छा दूसरी चीज, अब मान लो कि आप में शर्त लगी कि हम सब बॉल ऊपर फेंकेंगे, देखते हैं किसकी बॉल ऊंचाई पर जाएगी। फिर आपको ज्यादा स्पीड से फेंकेगा उसकी ऊपर जाएगी, एक फेंक ऐसे रहा है और एक ऐसे फेंक रहा है उसके ऊपर चली जाएगी। हर एक बच्चा सेम स्पीड से बॉल फेंके, सब सेम स्पीड दे तो उसकी बॉल ज्यादा ऊंचाई पर जाएगी, तो जमीन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जमीन से एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, रेंज के लिए 45 डिग्री का होना चाहिए। तीसरा, जब कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे मोशन कर रहा होता है तो जो मार्ग फॉलो करता है, जो पाथ है, इस मार्ग को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ, परवलयाकार मार्ग। सारी बातें लिखेंगे 1 बाय 1। तो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अधिकतम क्षैतिज परास के लिए और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा के लिए कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। अधिकतम क्षैतिज परास के लिए थीटा होना चाहिए 45। सेकंड, और मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा होना चाहिए 90 डिग्री। तीसरा ट्रैजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है, प्रक्षेप्य का मार्ग परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। एक बार यहाँ तक का लिखेंगे सभी। अरे तो सबको पता होगा पहले से ही कि अगर आपको अधिक से अधिक दूर बॉल फेंकनी है तो जमीन से एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए, अधिक से अधिक ऊंचाई पर फेंकनी है तो जमीन से एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जब कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होता है तो उसका कैसा पाथ होता है, पैराबोलिक, परवलयाकार मार्ग होता है। ये तो मैं मानने चल रहा हूँ सबको पता ही है। अब हम ये देखते हैं कि रेंज जो है 45 डिग्री पर ही मैक्सिमम क्यों आई और हाइट जो है वो 90 डिग्री पर ही मैक्सिमम क्यों आई। ठीक है, देखो ये बेटा आपको रेंज मिली, रेंज आपको हाइट मिली, वो किस बात पर डिपेंड करती है, किस स्पीड पे आप कितनी स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं और किस एंगल पे फेंक रहे हैं। ठीक, अगर आप ये रेंज का फॉर्मूला देखें, जो रेंज हमें मिलती है इसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बेटा जो हाइट मिलती है हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी। ठीक, तो हमारे पास में रेंज और हाइट का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इसे न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे चल के। तो रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब मान लो कि दो बच्चों में शर्त लगी किसकी बॉल दूर जाएगी, तो मैंने कहा जो ज्यादा स्पीड से बॉल फेंकेगा उसकी रेंज ज्यादा आएगी। और मान लो कि दोनों बच्चे सेम स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, पहले ने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकी, दूसरे ने भी स्पीड दोनों सेम दे दी, दोनों धरती बॉल फेंक रहे हैं, दोनों के लिए जी की वैल्यू 9.80 है। अब रेंज किस बात पर डिपेंड करेगी, एंगल पे। भाई दोनों सेम स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं तो यू तो दोनों के लिए सेम हो गया, दोनों धरती पे, दोनों के लिए जी भी सेम हो गया। अब एक बताओ, जो बच्चा जमीन से एंगल 45 डिग्री का बनाएगा, देखो उसका फायदा क्या होगा। अगर आप जमीन से 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे 45 डिग्री का, तो 45 दूनी कितना होता है 90, साइन 90 की वैल्यू आएगी 1, और साइन का अधिक से अधिक मान 1 ही हो सकता है। नहीं, साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिली तो रेंज मैक्सिमम मिलेगी, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम 90 पाती है और 90 कब मिल रहा है यहाँ पे थीटा 45 फुट करने से, तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम इसलिए आती है क्योंकि 45 फुट करते ही साइन बन जाएगा 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है मैक्सिमम, इसलिए आपको रेंज मैक्सिमम मिल रही है। आपको वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे आपने वैल्यू पुट कर ली मान लो कि 15 डिग्री, तो 15 दूनी कितना आएगा 30, तो साइन 30 की वैल्यू तो हाफ होती है 1/2, आधी वाली तो रेंज पहले से आधी रह जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 45 फुट करते ही बनेगा 45 दूनी 90, साइन 90 की वैल्यू 1 और 100% का भी हो नहीं सकता, मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। यहाँ जाओ, हाइट ज्यादा किसे मिलेगी, जो बच्चा ज्यादा स्पीड से बॉल फेंकेगा। मतलब दोनों बच्चे सेम स्पीड से बॉल फेंक रहे हैं, दोनों धरती पे, दोनों के लिए जी की वैल्यू भी सेम है। अब हाइट डिपेंड करेगी एंगल पे। अब देखो जो बच्चा 90 डिग्री एंगल पुट कर देगा उसका फायदा क्या होगा, बेटा देखो यहाँ 45 से काम कुछ चल गया, साथ में दिखा दो, तो यहाँ 45 दूनी 90 बन गया। ये साइन 2 थीटा नहीं साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एक ही हो सकती है, हमें 90 पुट करने से मिल रही है, तो हाइट 90 मैक्सिमम इसलिए आई क्योंकि 90 पुट करने पर साइन मैक्सिमम मिल रहा है और यहाँ 45 पुट करने पर साइन मैक्सिमम मिल रहा है। समझ रहे हो बात को। तो ये दोनों फॉर्मूले में याद रखने हैं कि रेंज और हाइट, रेंज मैक्सिमम कब मिलती है और हाइट मैक्सिमम कब मिलती है। तीसरी चीज, आपने बेटा यहाँ से बॉल फेंकी है, चलो अभी पहले दो फॉर्मूले याद रखो आप, रेंज का और हाइट का। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जमीन से बना थीटा एंगल, यू वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास, ये मैक्सिमम हाइट। अब देखो ये जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस हाइट क्या है हमारे पास, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और हाइट क्या था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अगर आपको रेंज निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला, हाइट निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, रेंज देके हाइट पूछ लेगा, हाइट देके रेंज पूछ लेगा। अब आपको रेंज और हाइट का कंबाइंड फॉर्मूला बता रहा हूँ, हमारे ज्यादा काम का है। तो रेंज और हाइट का कंबाइंड फॉर्मूला ये है h/r, मैं बच्चों कहता हूं याद रखना, हरियाणा रोडवेज h/r इक्वल टू tan थीटा बाई 4, h/r इक्वल टू tan थीटा बाई 4। यानी कि अगर कभी पेपर में एक क्वेश्चन में ही हाइट की बात करें, रेंज की भी, तो ये वाला फॉर्मूला है। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले से बच्चे लिख लेंगे, पहले याद करेंगे। रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, और कंबाइंड फॉर्मूला हरियाणा रोडवेज h/r इक्वल टू tan थीटा बाई 4। अब यहाँ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इनका आपको आंसर देना, सब बच्चे अपने हाथ में पहले कॉपी रखेंगे। अब खाली मोबाइल चला के नहीं देखनी क्लास। एग्जांपल मेरा पहला एग्जांपल ये है, मेरा मन ये कर रहा है कि मैं एक बॉल फेंकूं और जितनी मुझे रेंज मिले, मान लो मेरी बॉल 10 मीटर दूर जाए, तो मुझे मैक्सिमम हाइट भी 10 मीटर मिले, यानी कि बॉल ऐसे फेंकी जाए। अगर मैक्सिमम हाइट मेरी 12 मीटर थी तो रेंज भी 12 मीटर है। अगर मुझे रेंज और हाइट दोनों बराबर चाहिए तो बताओ बॉल मुझे किस एंगल पर फेंकनी चाहिए। सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, देखते कौन बच्चा करेगा। अगर मेरा मन ये कर रहा है कि मुझे रेंज और हाइट दोनों बराबर मिले तो बॉल किस एंगल पर फेंकी जानी चाहिए, ये आपको बताना है। करो
दानिया में ठीक आंसर आया। उत्तम जी गलत है बेटा। देखो रेंज और हाइट का भी एक साथ जिक्र किया जाए तो रेंज हाइट का भी एक साथ जिक्र करें ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि मैं यहाँ पे पूछ कर रहा हूँ। इसका ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ कि मुझे रेंज और हाइट दोनों बराबर चाहिए। अगर ये हाइट एक्स है तो रेंज भी एक्स चाहिए, तो बॉल किस एंगल पर फेंकी जानी चाहिए, है ना। तो रेंज और हाइट दोनों बराबर यानी कि दोनों एक्स हैं, तो थीटा कितना होगा फॉर्मूला लगा दो। एच बाई आर इज टू टेन थीटा बाई फोर। अगर हाइट एक्स है तो रेंज भी एक्स होनी चाहिए, टेन थीटा बाई फोर। एक्स एक्स कट गया तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, फोर आ गई। तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स फोर। जो बच्चे टेन इनवर्स फोर लिख रहे हैं उन सबका सही है भाई। टेन उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा 45 लिख रहे हैं भाई। 45 होता बताया, टेन थीटा वन होता है, टेन थीटा की वैल्यू वन होती है 45 डिग्री पे। टेन इनवर्स फोर आएगा और टेन इनवर्स फोर होता है 76 डिग्री, 76 डिग्री के आसपास। तो पेपर के लिए आप दोनों बातें याद रखेंगे कि रेंज और हाइट दोनों बराबर प्राप्त करनी है। बेटा फैक्ट की तरफ याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रेंज और हाइट बराबर प्राप्त करनी है तो बॉल किस एंगल पर फेंकें। लाइन से बच्चे 45 पर टिका देते हैं, 45 से विशेष प्रेम रहता है बच्चों को। तो रेंज और हाइट दोनों बराबर चाहिए तो बॉल फेंकनी पड़ेगी टेन इनवर्स फोर पर या 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। अच्छा अगला एग्जाम्पल, इस बार कोई गलत नहीं करेगा। क्वेश्चन है मेरा, अगर मुझे चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि रेंज जो है मुझे हाइट से 4 गुना मिले। रेंज जो हाइट के 4 गुना है, यानी कि अगर हाइट जो है वो 10 मीटर की है तो रेंज है 40 मीटर। तो मुझे रेंज हाइट के 4 गुना प्राप्त करनी है तो बॉल किस एंगल पर फेंकी जानी चाहिए। रेंज हाइट के 4 गुना प्राप्त करनी है, कोई बात नहीं मुझे थीटा नहीं पता तो टेन इनवर्स 4 लिख दो। ये वाला करो अब। हाँ, इस बार बेटा आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। इस बार सोल्व करोगे आप, रेंज हाइट के 4 गुना चाहिए। तो रेंज और हाइट अगर दोनों बराबर हैं, सॉरी रेंज हाइट का एक साथ जिक्र किया हुआ है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एच बाई आर इज टू टेन थीटा बाई फोर। अगर हाइट एक्स है तो रेंज चाहिए 4 एक्स, 4 गुना टेन थीटा बाई फोर। एक्स एक्स कट गया, 4 से 4 कट गया तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। अच्छा तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू 1 है तो टेन थीटा की वैल्यू 1 का होती है 45 डिग्री पर। इस बार आपका आंसर है 45। तो मैं चाहूंगा दोनों आंसर आप याद ही कर लो कि रेंज और हाइट दोनों बराबर हैं तो एंगल हमारा आएगा टेन इनवर्स 4 यानी कि 76 डिग्री। लेकिन जब रेंज हाइट के 4 गुना है तो कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक। अब एक और देखना, अगर आपसे पूछा जाए एक बॉल को 45 डिग्री के एंगल फेंका गया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो बॉल ऐसे कुछ जाएगी 45 किसी एंगल फेंकोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर 45 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल फेंकी जाए और जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है तो बताओ रेंज कितनी मिलेगी और हाइट कितनी मिलेगी। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकी गई बॉल 45 डिग्री के एंगल पर रेंज क्या आएगी और हाइट क्या आएगी आपको निकालना है। और रेंज हाइट का फॉर्मूला मैं लिख रखा हूं अपनी कॉपी में, मैं लिख देता हूं। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी और हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। एक ही कमेंट में फॉर्मूला लगा के दोनों का आंसर लिखेंगे। साइन कोस का टेबल याद नहीं है तुम्हें, ये बच्चा साइन कोस का टेबल, अरे ये तो बहुत बेसिक 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आना चाहिए। अब ये तो मान के चल रहा हूँ। कुछ ऐसा हमारे पास हमारा देखो, रेंज जो है वो हाइट निकालनी है तो पहले मैं रेंज निकाल रहा हूँ। यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, बार बोल रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। यू की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, साइन टू थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, जी की वैल्यू करा के 10 ले लो, एक दो से हो गया, साइन की वैल्यू 1 तो रेंज आ गई 10 मीटर। तो बेटा जैसे आपकी रेंज 10 मीटर आ गई ना, आपको हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि अगर एंगल 45 डिग्री का हो, अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेंगे तो रेंज हाइट के 4 गुना आएगी। अब एंगल रखा आपको 45 डिग्री तो रेंज हाइट के 4 गुना होनी चाहिए, यानी हाइट आएगी 2.5 मीटर की। यानी कि आप फॉर्मूला से निकालना शुरू कर दो। ये आप कितने एक्टिव है क्लास में चेक करने के लिए दिया मैंने, जो बच्चा 10 मीटर को 5 मीटर लगा रहा है तो देखो कितना उसने ध्यान नहीं दिया कि पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर एंगल 45 डिग्री का हो तो रेंज हाइट के 4 गुना आती है। आप प्रूफ कर लो, चलो अगर आपको कंफ्यूजन है यहाँ प्रूफ कर लेते हैं। यू के लिए 10 है, 10 का स्क्वायर 100, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 45, नीचे लिखा 2g, ठीक है। तो 20 पंजे 100, ये 5 आ गया यहाँ पे, तो 5 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन स्क्वायर तो 1/√2 का भी स्क्वायर होगा तो 5/2 आ गया, यानी कि 2.5 मीटर आएगा। लेकिन इतना टाइम क्यों खराब करें हम, इतना ज़्यादा सोल्व करके टाइम खराब नहीं करना हमें। हमें जब पता है कि एंगल 45 आ गया तो रेंज हाइट के 4 गुना आएगी तो हमें 1 से 2 सेकंड में हाइट बता देनी है। समझ रहे बात को। अगर मुझे बता दिया गया है कि भाई रेंज हाइट के 4 गुना तब होती है जब 45 डिग्री का एंगल हो, 45 डिग्री का एंगल है तो हाइट निकाल लो, पहले फिर उसका 4 गुना रेंज कर देना, या पहले रेंज निकाल लो फिर हाइट उसकी 1/4 कर देना, ठीक है। चलो कल से कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा जो है जुकाम का असर भी पूरा पीक पे जा रखा है इस समय। हालांकि मैंने कर लिया, विक्स डालकर स्टीम ली तो थोड़ा लग तो रहा है कि कुछ फर्क तो पड़ा है उससे। क्लास का टाइमिंग क्या है तुम्हारा 8 से 9। क्या बच्चा सर आज एकादशी भी है, खिचड़ी खाएं कि नहीं। अच्छा मकर संक्रांति भी है आज, है ना, उस वक्त खिचड़ी बनती है, एकादशी भी है तो धार्मिक लोगों के लिए बड़ा संकट का विषय हो गया है। वो ये कि आज जो चावल और दाल जो है वो सूखे निकाल लो,
ना सो के पूजन कर लो उसका जो भी है घर में, बाकी पूरी सब्जी बना लो, आजकल खा लेना खिचड़ी। हिंदू धर्म में है कि बड़ा फ्लेक्सिबल है, सुविधा के अनुसार आप अपने हिसाब से कैसे भी जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से करो, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि बिल्कुल ये लाइन फॉलो करनी है, जो आपको ठीक लगे। मेरा मन कर रहा है कि मैं आधा घंटा घंटी बजा बजा के भजन करूंगा, वो भी बढ़िया है। मैं मन ही मन में सुमरन कर रहा हूँ, वो भी बढ़िया है ना। मैं जल्दी उठ के नाम ले लूं, वो भी बढ़िया है। देर में उठ जाओ तो भी बढ़िया, सब बढ़िया है, सब चंगा सी है। चलो कल मिलते हैं, बाय, थैंक यू।